भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और स्वास्थ्य विभाग के नामित सदस्य सुभाष चौहान हैं। आज कोविड-19 के बचाव के लिए उन्होंने जनता से अपील की है। आइए जानते हैं उनसे उनके अपील करने का कारण और उनके द्वारा की गई ड्रग विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के पद पर तैनात हो। जी सर, कितना समय हुआ आपको इस पद पर? मैं प्रथम बार 2017 में मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष बना था। मैंने अपना कार्यकाल 3 साल पूरा किया। उसके बाद पुनः मैं अभी 2020 में दोबारा मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष चुना गया। अच्छा, तो दोबारा भी आपको ही चुना दोबारा है, तो क्या रीजन है लोगों का दोबारा आपको चुनने का? देखिए, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ। आप मीडिया से हैं, आप दवा व्यापारियों से पूछेंगे तो ये अच्छा लगेगा। मैं अपने मुंह से कहूँगा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने दवा व्यापारियों के लिए 3 वर्ष में वो काम किए। दवा व्यापारी आज के समय में भयमुक्त होकर काम कर रहे हैं। इससे पहले दवा व्यापारियों को दवा व्यापार में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है, काम को सलाम है। तो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि दोबारा से आपको चुना जाना, कि आपका जो कार्यकाल रहा उसके प्रति लोगों का जो थिंकिंग रही वो पॉजिटिव रही है, तो आपने अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम दिया। सर, आपने अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों की जो गाइडलाइन जारी हुई है, एनसीआर में बढ़ रहे हैं जो दोबारा से कोविड-19 के केसेस, आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। जी देखिए, मार्च से शुरुआत हुआ था कोविड-19। उस टाइम भी मैंने व्यापारियों के बीच जाके बहुत अच्छा कार्य किया, जागरूकता का भी काम किया। स्वास्थ्य विभाग में सदस्य होने के कारण मैंने अपने जिला परिषद मार्केट के गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का गठन किया था। थर्मल स्कैनिंग, सब चीज की फैसिलिटी वहां प्रोवाइड कराई थी। मेरे दवा व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग किया था। जिस तरीके से प्रदेश की गाइडलाइन थी, मेरे समस्त दवा व्यापारियों ने उसका पालन किया था। वही कारण रहा कि हर जगह बहुत सारे दवा व्यापारी कोविड-19 पाए गए, लेकिन मुजफ्फरनगर में ऐसा नहीं हुआ। अब फिर पुनः एनसीआर में, दिल्ली के आसपास, अहमदाबाद में भी अभी जैसे सर्दी बढ़ी है, अभी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी पर्पज से मैंने अपने समस्त दवा व्यापारियों एवं आम जन से भी मैंने अपील की है कि जो भी 65 या 60 से ऊपर की एज के हैं, उन लोगों को इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत भयावह बीमारी है। जिसको शुगर है, बीपी है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर वो हमारे भाई बहन अगर एक बार उसकी चपेट में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। इसलिए बच्चों से और खास तौर से 60+ से मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आप इस बीमारी से तभी बच सकते हैं, बचाव बहुत जरूरी है। जो भी है, मास्क बहुत जरूरी है, तभी बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहें, वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और धूप का सेवन अवश्य करें, क्योंकि इस बीमारी का एक बचाव ये भी है कि धूप जब भी निकलती है कम से कम 2 घंटे धूप में अवश्य बैठे। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपसे पहले आपने जो हमारे यहाँ जिला परिषद मार्केट है, जिसको दवा की मार्केट कहा जाता है, वहाँ आपने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गठित कराया। क्या आपके जिला अध्यक्ष बनने से पहले दवा विभाग में, ड्रग जो हमारे विभाग है, उसमें भ्रष्टाचार था? भाई, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। जब 2017 में मैं जिला अध्यक्ष बना तो दवा व्यापारियों को एक बहुत बड़ी समस्या थी, ड्रग विभाग में जाने से डरते थे लोग। देखिए, अधिकारी बाहर से आते हैं, चले जाते हैं, अधिकारियों का इतना दबदबा नहीं था जो वहां स्टाफ का, लिपिक का, क्लर्कों का दबदबा था। क्योंकि वो नोटिस अगर जमा करने जाने तभी भी फीस, हर चीज की रेट लिस्ट लगी हुई थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
भाई गवर्नमेंट की फीस है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन वहां सब फिक्स था। मैंने समझाने की कोशिश की गई लेकिन सहमति नहीं बनी, यही कारण था। मैंने कहा यहाँ का स्टाफ भी चेंज कराऊंगा, और आज की डेट में आप स्वयं देखिए कि वो कोई स्टाफ पहले वाला नहीं है। मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा, मेरी लगभग 1 साल लड़ाई चली, लेकिन ट्रक विभाग आज भ्रष्टाचार से दूर है और दवा व्यापारी निर्धुंध होकर काम कर रहा है, कोई डर नहीं। तो जैसा कि आपने ड्रग विभाग में नशे के खिलाफ भी आपने जो है बहुत सारा संघर्ष किया है, नशे के खिलाफ आपकी लड़ाई लगभग 1 वर्ष की रही है, इसमें आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कभी कोई किसी ड्रग माफिया, कोई नशा माफिया के आपके द्वारा, नशा माफिया के द्वारा आपको कोई धमकी या कोई आपको हतोत्साहित तो नहीं किया गया? देखिए, किसी चीज का विरोध करेंगे आप तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, ये तो जग जाहिर है। जब मैंने नशा माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, फिर मैं ये सोचने लगूं कि मुझे कोई मेरे बारे में सब अच्छा ही सोचेंगे कि जिसका कारोबार एक तरीके से नशा माफियाओं का कारोबार ही खत्म हो रहा है, तो वो मुझे तो रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं डरता नहीं, अपनी युवा पीढ़ी बचाने के लिए मेरी अगर जान की भी बाजी लगेगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। अच्छा, मेरे जैसा कि आपने बताया, मैं मानता हूं कि आपने गीता के उस सार को फॉलो किया है, कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन, तो आपने जो है फल की इच्छा न करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर के भोपा कस्बे में अनुज अग्रवाल दवा व्यापारी की हत्या हुई थी। मैंने सुना है आपकी उस लड़ाई में भी आपने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जोर शोर से आवाज उठाई, उनमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या रिजल्ट रहा? देखिए, जब अनुज हत्याकांड की मुझे इंफॉर्मेशन मिली, वहां अरोरा मेडिकल स्टोर, प्रिया मेडिकल स्टोर वालों ने मुझे सूचना दी कि अध्यक्ष जी इस तरीके से यहाँ मर्डर हो गया। सबसे पहले मैं सुबह एसएसपी ऑफिस गया, वहां कप्तान साहब से मैंने अनुरोध किया कि हत्यारों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र होनी चाहिए। कप्तान साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी अतिशीघ्र होगी। दूसरे दिन मैं स्वयं वहां पहुंचा, अनुज हत्याकांड के परिजनों से मिला, और सर्वप्रथम मैंने ही गिरफ्तारी की मांग उठाई थी कि अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो दवा व्यापार बंद होगा, आंदोलन करेंगे, और सर इसको मुआवजा भी मिलना चाहिए। देखिए, सरकार ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो जितनी मैंने मांग की थी उसको मुआवजा मिला है, लेकिन सरकार ने मुआवजा भी दिया है। सुना है आपने फाइनेंशियल हेल्प की थी मेरे, हाँ, संगठन ने भी उसको 1,51,000 का सपोर्ट किया, और हर तरीके से आज भी मैंने उनसे उस टाइम भी कहा था, आगे भी भविष्य में उनके 2 बेटी हैं, मेरे लायक कोई भी अगर मदद होगी तो मैं उस परिवार के साथ जब तक जीवित रहूंगा, मैं अध्यक्ष रहूं ना रहूं, मैं उस परिवार के साथ खड़ा मिलूंगा। तो दोबारा अध्यक्ष कब बने आप? 2020 में। आगे की जो आपकी 3 वर्ष की रणनीति है, इस 3 वर्ष के कार्यकाल में आप प्राथमिकता किसको देंगे? देखिए, अभी बहुत सारी समस्या है कि पोर्टल की भी समस्या रहती है। देखिए, अब ट्रक विभाग में भ्रष्टाचार नहीं, जो मेरी प्रथम 3 वर्ष का था, ट्रक विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करना था, उसमें मैं सफल हुआ। आज भ्रष्टाचार नहीं। अगला जो मेरा योजना 3 वर्ष की है, इसमें मैं दवा व्यापारियों को जो कंपनियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, या लखनऊ में कुछ बैठे अधिकारी पोर्टल के साथ नई नई छेड़छाड़ करते रहते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से, वो मैं नहीं होने दूंगा। क्योंकि अभी सरकार ने पिछली बार नीति बनाई थी कि फार्मासिस्ट के हिसाब से लाइसेंस बनेंगे, और जब हटेंगे तब ऐसा उस टाइम कुछ नहीं था। अब जो भी लाइसेंस फार्मासिस्ट के माध्यम से बन रहे हैं होलसेल के, वो पुनः बनाए जाए। क्यों भाई? ऐसा नहीं, उसी को कॉम्पिटेंट पर्सन मानना चाहिए। 1 साल फार्मासिस्ट ने काम किया उस फर्म पर, ऑनर सीख गया काम को, तो उसको कॉम्पिटेंट पर्सन स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब लखनऊ में बैठे कुछ आला अधिकारी नहीं कर रहे। मैंने मंत्री से बात की थी, मंत्री ने कहा अभी चेंज करते हैं, लेकिन अभी चेंज हुआ नहीं है। अगर नहीं चेंज हुआ, व्यापारियों का पोर्टल के नाम पर शोषण नहीं होने दूंगा। दवा न खरीदने की आम जन से अपील की है, क्योंकि आप उसकी गहराई और गहनता दोनों जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आम लोगों को भी उन बारे में पता लगे कि आपने जो है ऑनलाइन दवा न खरीदने की अपील क्यों की। देखिए, इसके पीछे रीजन है, ई फार्मेसी का दवा व्यापारी इसलिए विरोध करते आए हैं
कि 2018 में भारत बंद का ऐलान हुआ था और उसमें मैं भारत बंद में पूरा मेरा समर्थन था और मुझे पुलिस हिरासत में भी रहना पड़ा था पूरे दिन। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि हमारे दवा व्यापारियों के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है, कि ई-वे बिल की अनिवार्यता है, लेकिन जो ऑनलाइन फार्मेसी उसके लिए नॉर्म्स कहाँ हैं? उससे हमारा युवा वर्ग नशीली दवाओं को परचेज कर रहा है और उसमें नकली दवाओं की होने की बहुत ज्यादा आशंका है। अभी पिछले महीने आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा कि ऑनलाइन फार्मेसी का पर इतना नकली दवा पकड़ा गया। तो हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, अपने व्यापारियों को सुरक्षित रखना है, इसलिए मैं कभी भी समर्थक नहीं हूं और मैं विरोध करता हूं। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन विरोध करती है, करती रहेगी। भारत सरकार को देखो रवैया क्लियर रखना चाहिए। एक तरफ तो व्यापार की हित की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है। लगभग 9 लाख दवा व्यापारी हैं। 9 लाख दवा व्यापारियों में कितने लोग उनके यहाँ काम करने वाले हैं? कितने लोग बेरोजगार होंगे? कहाँ रोजगार जाएगा? रोजगार देने की बात कर रहे हैं या लेने की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। भारत सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस बारे में पुनर्विचार करें और ई फार्मेसी को बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।